दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी जोर जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एनटीपीसी का पिछले पेपर, जिसकी सीरीज हम लगातार चला रहे हैं और ये सीरीज में से 152 नंबर का पार्ट है और इससे पहले हम 151 पार्ट करवा चुके हैं और सारे क्रम से लगे हुए आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहां पर प्लेलिस्ट है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, उसमें सारे पार्ट्स आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों हम कवर करते हैं इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, उनको अपडेट करके 24 और 25 के हिसाब से बताते हैं, जैसे कि आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी। साथ ही फिगर के माध्यम से अगर कोई चित्र दिखाने वाला क्वेश्चन है तो चित्र भी हम देखते हैं, उसको समझते हैं, और कोई ऑप्शन दिया है तो भी हम बताते हैं कि इस ऑप्शन से आप कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। कौन क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसको भी हम बताते हैं, ताकि आप उसको और बेहतरीन ढंग से पढ़ लें और दोबारा कभी रिपीट होकर के आए तो आप उसको बिल्कुल सही करके आए। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, लेकिन चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटे से चैनल को अपना प्यार और स्नेह प्रदान करिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज का पहला क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर ने माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने करी थी? तो डायर की हत्या जो है दोस्तों वो करी थी उधम सिंह ने। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। और ये कब करी थी हत्या उसकी? तो याद रखना 13 मार्च 1940 को करी थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा, यहाँ पर कह सकते हो कि जिगरे का काम है, कितने बड़े साहस का काम है। और देखो दोस्तों उधम सिंह ने क्या करा था कि जलियांवाला हत्याकांड जो आप देख रहे थे, निहत्थों पर गोली चलवाई थी, जो औरतें थी, बच्चे थे, वो निहत्थे थे, उनकी जान चली गई थी। तो जलियांवाला हत्याकांड में जो आदेश दिया था गोली चलाने का वो जनरल डायर ने ही दिया था। और जलियांकांड कब हुआ था पूछा गया है कई बार, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना। और जलियांवाला का बदला लेने के लिए उधम सिंह गए थे 1940 में, लंदन गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लंदन जाकर के गोली मारी थी जनरल डायर को, ठीक है, याद रखना। फिर दुख की बात यह है कि उधम सिंह को बाद में फांसी की सजा हो गई थी। 31 जुलाई 1940 को ही फांसी की सजा हो गई थी उधम सिंह को, तो उन्हें नमन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं उधम सिंह को भी दिखा देता हूँ कैसे हैं, और माइकल जनरल डायर को भी दिखा देता हूँ। ये हैं दोस्तों उधम सिंह जिनकी हम बात कर रहे थे। ये हैं इतने साहसी जो हैं वीर पुरुष हैं, ये हैं उधम सिंह। और जनरल डायर देखो यहाँ पर ये हैं, तो एक तरफ ये जनरल डायर है जिसकी बात कर रहे थे, जो गोली चलवाई थी इसने चलवाई थी जनरल डायर ने, और उधम सिंह ने इनकी हत्या बाद में कर दी थी। तो मैंने दोनों की फोटो कंबाइन कर दी है ताकि आप और अच्छे से देख पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला, 4096 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखो वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है कि जो भी ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन से आप देखो पहले स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो। हमें पता है कि लास्ट में 6 आ रहा है, 6 का मतलब है कि किस संख्या का हम वर्ग करें कि 6 है लास्ट में। जैसे देखो 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 6। यहाँ देखो 2 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि 4 नहीं हमें 6 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वहीं 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 लास्ट में आएगा, और 4 का करोगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब दूसरे या तीसरे में कोई एक सही है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। मान लो कि यहाँ पर 66 को हम लेकर चलते हैं, तो 66 में 2 डिजिट है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ये 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो 6 गुणे 6 कितना हो गया 36, और 36 का 2 गुना 72, तो बस 72 जोड़ दीजिए, एक डिजिट ये वाली छोड़ करके, ठीक है, ये माइनस नहीं है, छोड़ा है मैंने डिजिट इसलिए। तो ये आ जाएगा 6, 3 2 5 और 7 6 13, और 3 1 4, यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4356 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका करते हैं 66 का, तो 4356 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना था 4096। इसका मतलब है कि 66 ज्यादा हो रहा है तो कम कितना है 64 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी मैं इसको बता देता हूं करके। तो मैंने अभी ट्रिक बताई आपको, 64 है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का होता है 16, तो 6 4 इसका गुणा करा दीजिए, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 48 यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो देखो 6 8 1 9 96 आया, और यहाँ पर देखो आगे 6 4 10, तो यहाँ लिख दीजिए 0, और 3 1 4 40, 4096, और 4096 किसका वर्ग है यहाँ पर है 64 का। तो देख लो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक आप मत भूलना, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, यदि 5 प्रेक्षणों x, x माइनस वाई, x माइनस 1, x माइनस 2 और ऐसे करके दिया है, इनका माध्य 20 है, तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? यानी कि x और x माइनस 1 का प्रेक्षण का माध्य क्या होगा? तो माध्य हम तभी बता पाएंगे जब हमें x की वैल्यू पता चल जाए।
और x की वैल्यू कब पता चलेगी, माध्य यहाँ पर दिया है तो हमें पता है माध्य बराबर क्या होता है, ये माध्य है बराबर पदों का जितना भी होता है पदों का योग और नीचे पदों की संख्या, जो भी पदों की संख्या होती है इससे हम डिवाइड करते हैं तो माध्य हमारा निकल आता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लगा रहे हैं इसको फार्मूले को। तो देखो आपको लिखना नहीं है एक एक करके, यहाँ x देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार x है तो आप क्या लिखेंगे 5x, 6 बार होता तो 6x। अब देखो -1 -2 -3 सब माइनस माइनस है तो कितने हो गए 4 3 7 2 9 1 10, तो माइनस का 10 हो गया यहाँ पर। और बटे में कितने नंबर है तो देखो x 1 हो गया, x -1 2, x -2 3, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5। समांतर माध्य कितना 20 देके रखा है यहाँ पर। तो देखो इसको अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5x माइनस का 10 बराबर में ये गुणा हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 5x बराबर हो जाएगा, यहाँ जाएगा 100 प्लस 10 हो जाएगा, चलो मैं लिख कर दिखा देता हूँ 10, क्योंकि माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 110 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगी x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। बात समझ गए, अगर x की वैल्यू पता चल गई तो समझो आंसर आ गया। कैसे, x की वैल्यू पता चल गई, दो प्रेक्षणों का माध्य पूछा है यानी कि x -1, तो x तो आ गया 22, तो 22 प्लस और x -1 क्या हो जाएगा तो x यानी कि 22, 22 में घटा दो 21, तो 21 क्योंकि इनका योग करके 2 का घटाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 1 43, 43 बटे में 2, काट दो इसको कितना आ रहा है तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि 21.5 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथे में देके रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने क्वेश्चन हटा दिया है डायरेक्ट क्योंकि हमें मतलब क्वेश्चन से ही होता है इसी से, तो इसी को देख लो। अब ये 40 आया, 40 कैसे आया होगा तो देखो ये क्या लिखा है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, प्लस करो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैं कहता हूँ 4, तो 36 4 कितना होता है 40, तो देखो 40 लिखा गया है, लेकिन अभी सही नहीं मानोगे, पहले यहाँ भी चेक करो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना होता है 25, तो देखो 25 लिखा है, इसका मतलब ऊपर के दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ा गया है। तो 8 का स्क्वायर 8 64, 6 का स्क्वायर 6 रंग 36, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी कि 100 आ गया। ठीक है, और 100 जब भी आ गया है तो बस समझ जाओ कि वही आंसर हो जाएगा, तो 100 आ गया, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस छोटे से चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बड़ा हमें मनोबल मिलता है, जिसकी वजह से हम नई नई वीडियोस आपके लिए ला पाते हैं। तो उम्मीद है आप जरूर सपोर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये है दोस्तों कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है जे मेंडल, तो जे मेंडल फेमस किस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको अनुवांशिकी का जनक भी माना जाता है, और इन्होंने क्या किया था मटर के पौधे पर खोज करी थी वंशाक्रम की। उन्होंने कहा था कि जो भी लक्षण होते हैं उसके माता पिता से संबंधित होते हैं, यानी कि कोई भी अगर पौधा है उसमें जो भी लक्षण हैं वो उसके द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसके बीज से मिले हुए जो भी लक्षण हैं उसमें प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी जो संतान होती है उसके जो भी लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं। तो उन्होंने जे मेंडल में ने दिया था जो नियम था, उन्होंने दिया था इसका अनुवांशिकी का जनक भी इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों लुईस पास्चर जो है इनको देख लेते हैं, तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि इन्होंने रेबीज वैक्सीन की खोज करी थी। रेबीज नामक जो टीका है, वैक्सीन है, उसकी खोज करी थी किसने, लुईस पास्चर ने। रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्ते और बंदरों के काटने से होती है, जिसको हम दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब कि पानी जल। तो जब कोई व्यक्ति पानी से डर जाता है, इस जो संक्रमित होता है इस रोग से, तो वो पानी से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी, रेबीज, इसकी लुईस पास्चर ने करी थी, रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। और इनका भी योगदान देख लेते हैं, क्यों रह जाए। एडवर्ड जेनर, इन्होंने खोज करी थी दोस्तों चेचक के टीके की। ठीक है, चेचक एक गंभीर बीमारी है, तो चेचक के टीके की खोज करी थी, याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन
है, यानी कि लाइट डिटेक्टर मशीन है दोस्तों। तो आपको यकीन भी नहीं होगा कुछ लोगों को कि झूठ भी पता लगाया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये पॉलीग्राफ नामक एक मशीन होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखने में लगती कैसी है जो मशीन होती है। देखो ये कि यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, कहीं पर बड़ी स्क्रीन होती है, कहीं पर छोटी होती है। तो इस पे एक ग्राफ बनता है जो कि हम आगे देखेंगे, और इसमें एक मशीन है, इसमें से प्लग लगे होते हैं और व्यक्ति के यहाँ पर टच कर दिया जाता है, यानी कि कह सकते हो कि जैसे कि एक पिन होती है वो लगा दी जाती है उंगलियों में, चेस्ट में। चेस्ट में मतलब कि हार्ट बीट पता लग सकता है और यहाँ पर ब्लड प्रेशर पता लग सकता है। तो ये पता कैसे लगाती है? अगर आप मान लो कि झूठ बोल रहे हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इनमें ज़्यादातर उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक स्लाइड और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक बुआ जी हैं यहाँ पर देखो, इनको ऐसे करके रखा गया है ताकि इनका झूठ पकड़ा जा सके। तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ इस हिसाब से बनता है। तो कोई भी इनसे सेंटेंस पूछा जाता है या कोई भी बात पूछी जाती है, जैसे ही जवाब देते हैं यहाँ पर, तो एक ग्राफ ऊपर-नीचे होता है। यानी कि अगर ज़्यादा बदलाव होता है ग्राफ में, या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो समझ जाते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ठीक है? अगर नॉर्मल तरीके से जा रहा है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ना उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस टाइप की चीज़ों से हम उसमें आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा ना, है ना कमाल की ये वीडियो? वीडियो क्या है, कमाल की ये मशीन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों देखो पूछ लिया है क्वेश्चन, और इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले मैं आंसर बताता हूँ। उज्जैन में अगला लगेगा 2028 में। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो अब देखो, हो सकता है उज्जैन का पूछ लिया है, इस बार हो सकता है प्रयागराज का पूछ ले या कोई और पूछ ले। तो सबको मैं बता देता हूँ, आप याद रखना। देखो, कुंभ मेला कुल 4 स्थानों पर लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं इनके नाम भी बता देता हूँ। ठीक है? तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो आप सारे याद कर लो। हरिद्वार में अब दोस्तों कब लगेगा? वो लगेगा 2033 में लगेगा। ठीक है? और हरिद्वार में कौन सी नदी किनारे? यानी कि गंगा नदी किनारे। ठीक है? उत्तराखंड हरिद्वार। और इसके पहले कब लगा था? 2021 में, जो कि आपके काम का नहीं है। आप आगे वाला याद रखो, 2033 में। प्रयागराज में अब चल रहा है वर्तमान समय में, ये 13 जनवरी यानी कि 2025 कह सकते हो। 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी और 26 फरवरी तक चलेगा, और अभी भी चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को जनवरी से फरवरी के बीच में देख रहे हैं तो, अगर आप फरवरी के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि तब तक कुंभ मेला खत्म हो चुका हो। लेकिन 2025, इसको 15 मत करिए, 25 लिख लीजिए। ये 2025 में भी, ठीक है, प्रयागराज में। यहाँ कौन सी नदी है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। ठीक है? और यहाँ पर उज्जैन, उज्जैन में दोस्तों लगेगा 2028 में, याद रखना। और उज्जैन नदी जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन नदी नहीं है, उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है, जहां पर एक कुंभ का आयोजन 2028 में होगा। और नासिक में इससे भी पहले यानी कि 2027 में नासिक में आयोजन होगा। और नासिक में कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। ठीक है? जो संगम होता है वो नदियों के किनारे ही होता है, जो तीर्थ स्थान होते हैं यहाँ पर। तो गोदावरी नदी पे लगेगा 2027 में, शिप्रा 28 में, और गंगा यमुना यानी कि जो प्रयागराज है चल रहा है अभी भी, और हरिद्वार में 2033 में। अब दोस्तों हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बदल दे, वो दिमाग लगा जाए एग्जामिनर, वो ये कहेगा कि आपने सन तो पढ़ लिए होंगे, लेकिन हो सकता है घुमाकर ये बोल दे कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला, या ऐसे बोल देगा उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी पर लगाया जाता है, किस नदी के किनारे लगता है। तो आप क्या बोलोगे? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है? तो आप सारे नदी भी पढ़ लो कि कौन सा जो कुंभ है किस नदी के किनारे लगता है, किस नदी पर लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सन और नदी दोनों ही याद कर लो, मैं तो ये कहूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप कर लेना, या अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यानी कि रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और यहां से एक व्यक्ति इस तरफ से आ रहा है विपरीत दिशा से। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो, यानी कि अगर रेलगाड़ी इधर चल रही है तो मोटर सवार भी इसी तरफ चल रहा हो, ठीक है, तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल ज्ञात करिए। यानी कि रेलगाड़ी तो 70 की स्पीड से जा रही है, ये व्यक्ति कितनी स्पीड से जा रहा है ये बताना है। तो मान लिया हमने कि ये वाला व्यक्ति x की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, स्पीड तो उसकी वही रहेगी, वो चाहे इधर की तरफ से जाए या फिर इधर की तरफ से आए,
एक ही स्पीड है उसकी, बस दिशा का परिवर्तन है। ठीक वैसे ट्रेन ही, ट्रेन चाहे वो इस तरफ जाए या फिर इस तरफ जाए, वो बराबर ही चाल यानी कि 70 की स्पीड से ही जाती है। तो जरा इसमें ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये कोई ट्रेन है, मैं इसको छोटी सी ट्रेन बना देता हूँ ऐसे करके। मान लो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन की कोई लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, तो लंबाई तो उतनी रहेगी। कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की लंबाई या खंभे की लंबाई नहीं मानी जाती, उसको नगण्य मानते हैं। तो यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही हमारी दूरी हो जाएगी। तो चाहे रेलगाड़ी इधर की तरफ जाए या फिर रेलगाड़ी इधर की तरफ जाए, उसकी लंबाई हमेशा वही रहेगा। इसका मतलब दूरी दोनों ही कंडीशन में बराबर रहेगी, चाहे वो दोनों एक ही दिशा पे जा रहे हो, चाहे वो ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए। समझ गए इतनी बात? अब आगे देखो, तो हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे में समय, यानी कि s इंटू में t, डिस्टेंस इक्वल, तो हर बार डिस्टेंस बराबर रहेगी। तो देखो, अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों चालों को हम जोड़ देते हैं। मान लिया कि मोटर कार की जो मोटर सवार व्यक्ति की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो अगर वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगी, 70 ट्रेन की और प्लस x उस व्यक्ति की। कितनी देर में पूरा करता है, 2 सेकंड में। बराबर कर दीजिए। बराबर क्यों करा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी दोनों तरफ में बराबर होगी। और अगली बार में क्या होगा, इन चालों का अंतर ले लीजिए, 70 माइनस का x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर समान दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा की तरफ दो गाड़ी चलती हैं तो दोनों की चालों का अंतर लेते हैं, जब अलग अलग दिशाओं में जाएं तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब एक समान जाने पर कितना सेकंड, 5 सेकंड, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। बस आंसर सॉल्व हो जाएगा, यहीं से कर लो। ठीक है, तो चाहो तो आप अगर और भी स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो ऑप्शन से आप x की वैल्यू रख दो, इसको सेटिस्फाई कर लो। जितना आंसर इधर आए उतना आंसर इधर आना चाहिए। बस x की वैल्यू जो भी रखने पर बराबर बराबर आंसर आ जाए वही सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिक से पूरा बता देता हूं। तो देखो, 7 दूनी 14, 140 प्लस का 2x बराबर में 7 पना 35 यानी कि 350 माइनस का 5x हो जाएगा। इधर 5x आएगा और इधर 2x है, तो माइनस का था इधर यानी कि 7x हो जाएगा, बराबर में 350। ये माइनस प्लस का था 140, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 140। तो 7x बराबर हो, ये 7x है, बराबर में हो जाएगा 0 0, और 5 में 4 गया तो 1 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 210। x की वैल्यू बतानी है तो 7 गुणे में था, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 7 त्रिक 21 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी x की वैल्यू। और पूछा था क्या था, मोटर चाल, और मोटर कार की जो चाल है वो 30 है। तो बस 30 कहाँ लिखा है, पहले में ही है, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। इसमें ऐसा क्रम दिया है, ऊपर दिया था निम्नलिखित, तो काम का नहीं आपके, डायरेक्ट ये समझो, ये 36 है, ये 81 है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया होगा, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बताना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। अब देखो, 36 का वर्गमूल यानी कि 36 अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे में 6, पेयर बनाया हमने तो एक बाहर यानी कि 6 आ गया। समझ गया? तो 36 का अंडर रूट आ गया 6, 81 का अंडर रूट 9 आ गया, और दोनों को आपस में जोड़ दो, 9 6 15 हो गया, तो देखो 15 लिखा है। ठीक, वैसे अगला भी देखो, 64 होता है 8 का, प्लस करो, और यहाँ पर 144 होता है 12 का, तो देखो 8 लिखा है 12 लिखा है, ये वाला 12 8 20 होता है, तो 20 कर दो, यहाँ पर 20 लिखा है। ठीक वैसे ही 49 किसका होता है, 7 का, यानी कि 7 आएगा, और 100 किसका, 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10, 10 7 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 17। तो 7 10 17 कहाँ लिखा है, 7 10 17, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब यूनिक और कम समय में क्या कर सकते थे आप, कि यहाँ पर देखो सारा पहला अगर हम देखें डिजिट, पहला अंक अगर देखेंगे 7 10 9 1 9 2 है, यानी कि सारे के सारे अलग हैं। तो बस यहीं से आप अंदाजा लगा लो, जैसे 64 यानी कि 8, तो 49 को क्या लिखेंगे 7, तो पहले 7 कहाँ है, बस ये स्टिक कर दो, बाकी हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये कब करोगे, जब ऑप्शन अलग अलग दिए हो, यहाँ पर नंबर अलग अलग दिए हो, लेकिन 7 7 अगर दे देता तो आपको आगे भी करना पड़ता। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सब्जेक्ट देख रखे हैं, अभी दिख नहीं रहे होंगे, मैं थोड़ा और जूम करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लो। ये सब्जेक्ट हैं और ये ईयर दिया है 2015 2016। 15 का मतलब है ब्लू वाले हैं सारे 15 से, ये 15 15 है, 15 2015 की बात है। और जो ऐसे हैं ग्रे कलर, ब्लैक कलर मान लो, जो भी हो ये आप लोग समझ लेना, तो 2016 जो है ये इस कलर से लिखे गए हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूँ कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 2015 में कितने नंबर मिले, 25, और उसमें 2016 में कितने अंक मिले फिजिक्स में, 30। तो ऐसे करके, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या। तो पहले तो आप संख्या ही निकाल लो, इतना ही पढ़ो पहले। 2015 का मतलब कौन सा, ये ब्लू वाला। कब की बात हो रही है, गणित की। और गणित है कहां पर, ये मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स कितना दे के रखा है, ये मैथमेटिक्स है 34, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऊपर में लिख देता हूं यहाँ पर 34। ठीक है, तो ये हो गया 34। अगला क्या कह रहा है कि 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकें। तो 2016 कहाँ पर है, 2016 ये है, और अंग्रेजी कौन सा है, ये है, यानी कि 20 बेची गई होंगी। ठीक है, बेची गई संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पुस्तकों की संख्या के, की मतलब अंग्रेजी की, जिसके साथ की लगा उसको नीचे रखो। ये है कितनी, 20, तो नीचे लिखो 20, ये माइनस नहीं, इसको डिवाइड कर लो, इंटू में 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। इसको 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 34 गुणे में 5, तो 5 चौक 20, 5 3 15, 2 17, यानी कि 170% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे में लिखा हुआ 170%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो यहाँ पर थोड़ा छोटा है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम भी करूंगा तो ये कट जाएगा, फिर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए जूम ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब पीडीएफ ही ऐसी है तो क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन ही ऐसे थे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहले समझा देता हूँ। देखो 3 कलर हैं, ए बी सी। ए का मतलब है ब्लू कलर से, जो भी ब्लू कलर है वो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है येलो कलर से, और फिर वही ब्लैक वाला कलर सी है। बात समझ गए, ये 2012 में ऐसी बात हो रही है, 2013 और ऐसे करके दिया है। मोबाइल के उत्पादन कितने हुए हैं ये बताना है। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी, तो शाखा बी कहां पर है, ये है शाखा बी। 2012 की बात करें ना, तो 2012 में शाखा बी कौन सी वाली है, यही वाली तो है, ये वाली, ये ऐसे करके ये मान लो ये वाली है। और इसमें 2015 कह रहा है, तो 2015 वाला कहाँ है, ये है 2015 में, यहां से यहां तक की बात हो रही है, ये वाला पूरा। ठीक है, ऐसे येलो वालों की बात हो रही है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई यही पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितना था, 30 था, और अब कितना हो गया है दोस्तों, तो ये देख लो, तो जो पहले था उसको नीचे रख दो, मैं यहाँ कर देता हूँ वरना आएगा नहीं। और कितना हो गया है, ये हो गया 45। तो आप बताओ 30 से 45 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, 45 माइनस 30 यानी कि 15 बढ़ा होगा, तो 15 ऊपर रख दो और गुणे में 100 कर दो ऐसे करके। ठीक है, तो 0 0 कटा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, तो 5 गुणे में ये 5 होगा यहाँ पर, 5 गुणे में 10 बराबर 50% हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है 50, दूसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहां से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर ये ग्राफ आ गया है, क्योंकि लगातार 5 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के लास्ट में, तो वही चल रहा है। तो देखो 2013 और 2014 में कुल मिलाकर यूपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या, और इसी अवधि के दौरान, इसी अवधि का मतलब 2013-14 में ही एमपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। तो पहले देखो 13 और 14 में कुल कितने हुए यूपी से, तो 13-14 कहां पर लिखा है, तो मैं कहूंगा ये 13 और 14 देख रखा है, यहां से यहां तक यूपी की बात हो रही, तो यूपी कौन सा वाला है, ये वाला यूपी है। इसको आप बीच वाले को हटा दो, इसकी बात नहीं हो रही। तो यूपी में कितने हुए, 400 और 450, तो कितना हो गया, 850 यूपी में हो गए। दूसरा कितना करा है, यहां पर करा है इसी अवधि के दौरान एमपी में, तो एमपी कहाँ है, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, तो एमपी यहां पर मिल जाएगा, ये वाला एमपी है, ये वाला है। तो इनको आप जोड़ लो, कितना हो गया, तो कितना हो गया 200 200 400 और 80 120, यानी कि 500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 520। तो मैं लिख देता हूं 520, जीरो जीरो काट दो आप, तो कितना बचा 85 अनुपाते में 52। और बताना क्या था अनुपात, तो 85-52 का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से दिया है, इसमें से कह रहा है निम्नांकित बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषयों भौतिक को पी से, रसायन सी से यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायो बी से, गणित एम, मैथ अंग्रेजी इंग्लिश ऐसे करके पुस्तकों कुल संख्या हजारों में दी गई है। ग्राफ के आधार पर नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसको मैं जूम करता हूं, बस आप ये लोग समझ लो कि पी का मतलब है क्या, फिजिक्स यानी कि भौतिक, सी का मतलब केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश, ऐसे समझ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मुझे मजबूरी में ये छोटा करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन भी साथ में चाहिए, तभी बता पाएंगे ना, क्योंकि ग्राफ यहाँ लगाने नहीं जा सकता। उपरोक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखो सही नहीं है, कौन सा गलत वाला बताना है। सभी विषयों में से रसायन विज्ञान
पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। कह रहा है जितनी भी पुस्तकें आप देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब, तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। बिल्कुल हुई है, क्योंकि देखो पहले ग्राफ इसका इतना था, फिर ग्राफ बढ़ करके 2016 में कितना हो गया, ब्लैक वाला देखो और ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये तो सही कह रहा है। दूसरा, 2015 की तुलना में 2016 के दौरान भौतिकी, रसायन और गणित पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। यानी कि कह रहा है 15 की कंपैरिजन में अगले साल यानी कि 2016 में फिजिक्स यानी कि पी, सी और एम बढ़ गए हैं। तो देखो पी का मतलब बढ़ गया है, क्योंकि पहले देखो व्हाइट वाला था, ब्लैक वाला देखो ऊपर बढ़ गया। फिर सी केमिस्ट्री देखो पहले व्हाइट वाला था, फिर ब्लैक वाला ऊपर बढ़ गया है 2016 वाला। फिर देखो एम की बात हो रही तो एम वाले में भी देखो बढ़ गया है, पहले व्हाइट वाला था फिर ब्लैक वाला 2016 में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही कह रहा है। तीसरे में आते हैं, 2015 और 2016 के दौरान हुई जीव विज्ञान यानी कि बायो, तो बायो कहाँ पर है, ये है कि पुस्तकों की कुल बिक्री इसी अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी की कुल पुस्तकों की बिक्री से कम है। यानी कि कहना चाहता है कि इंग्लिश में कम बिक्री हुई है दोनों मिला करके, लेकिन मैं क्या क्या दिया था इस पे, ये दिया था यहाँ पर जीव विज्ञान यानी कि बायो, तो कह रहा है बायो में ज्यादा बिक्री हुई थी। और कह रहा है अंग्रेजी पुस्तकों से कम है, तो भाई अंग्रेजी कम है ये तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब उल्टा बोल दिया, तो यही गलत हो गया। अब अगर आप पेपर में बैठे हो तो आपको अगर ये गलत तीसरा मिल गया तो बाकी चौथा वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा इसका कौन सा, तीसरा वाला। चौथा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आप कहेंगे छुड़वा दिया तो मैं दिखा देता हूँ। 2016 की तुलना में 15 की दौरान जीव विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों की अपेक्षाकृत अधिक थी। यानी कि कह रहा है जो बायो की बिक्री है 16 की तुलना में 15 में ज्यादा थी, यानी कि बायो की बिक्री 15 में ज्यादा थी और 16 में कम हो गई है। तो बायो कहाँ है, बी, हम इसको जूम करके दिखा देता हूँ इस टाइप से, तो देखो बिल्कुल सही कह रहा है, पहले बिक्री इसकी ज्यादा हो रही थी, अब अगले साल 2016 में कम हो गई, देखो ब्लैक वाला छोटा हो गया, तो ये सही कह रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब घबराइए नहीं, ग्राफ वहां पर खत्म हो गए, ग्राफ के क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक निश्चित कोड भाषा में लैंग्वेज को HWJC ऐसे करके लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कोड को किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले तो देखो LH के बीच में क्या संबंध है, L कहाँ पर लिखा हुआ है, L दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, L ये लिखा हुआ है, L के बाद आ गया है H, तो कितना पीछे आए होंगे, ये 3 पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो H मिल जाएगा। ठीक वैसे A को देखो, A के बाद W लिखा है, तो A से 3 पीछे आओगे तो इधर की तरफ आओगे ना, तो 1, 2 और 3 पीछे यानी कि W मिल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही दूसरे में संबंध हम ढूंढते हैं, तो जैसे देखो कोड है, तो मैं लिख देता हूँ CODE, कोड C से पीछे आओ तो देखो 2 और ये 3 पीछे आ गए तो आएगा Y, तो यहाँ आ जाएगा Y। आगे देखो इसके बाद O लिखा है, तो O यहाँ पर है, 3 पीछे आएंगे तो 1, 2, 3 आ जाएगा K, यानी कि Y और K आ जाएगा। तो देखो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप यहीं से टिक कर दो, Y के पहले मिलेगा स्टार्टिंग में, तो Y के कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरे पे है, बाकी किसी पे नहीं है। लेकिन हो सकता है कि और दे दे कंफ्यूज करने के लिए बाकी ऑप्शन में, तो मैं पूरा ही बता देता हूँ। डी देखो, डी के बाद 3 पीछे आओगे तो ये 3 पीछे आओगे आप, तो क्या मिलेगा जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड। ठीक वैसे ही आगे देखो ई के बाद 3 पीछे आओगे तो ये हो जाएगा 3 पीछे यहाँ से, और ए आ जाएगा, तो इसका मतलब ए आ गया, तो वाई के जेड ए आ जाएगा। तो वाई के जेड ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को, पंचभुज सज्जनों को, और निम्न में से कौन प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर लिख देता हूँ चिकित्सक, इतना याद रखो, पूरा मत लिखा करो आप लोग, पेपर कम समय में करो। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, तो त्रिभुज किसको बताता है, अभिनेताओं को, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर अभिनेताओं की बात हो रही है। पंचभुज, पंचभुज का मतलब है कि कुछ इस टाइप का जो कि बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये किसको निरूपित करेगा, ये करता है सज्जनों को, तो यहाँ पर लिखेंगे सज्जन। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही लिख लो, पूरा मत लिखो। अब इसमें से कह रहा है उन सज्जनों को बताना है जो अभिनेता भी हैं, यानी कि अभिनेता हो और सज्जन दोनों होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज के अंदर आ रहा हो और पंचभुज के अंदर आ रहा हो। तो त्रिभुज और पंचभुज के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि ये एरिया आ रहा है त्रिभुज और पंचभुज के अंदर। ठीक है, तो बस सही उत्तर में से क्या आ जाएगा, चलो मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहां से देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये वाला इतना एरिया आ रहा है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसमें स्टार बना होगा और ये एरर का साइन जैसे बना होगा, तो ये दोनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो।
तो करेक्ट आंसर पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिन्हें कथन ए और कारण आर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है उनके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त, यानी कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा लगेगा वही बताना है कौन सा है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करता हूं तो चलो ऐसे ही लिख लो। तो वनों की कटाई अवांछनीय है, कहा जा रहा है कथन में कि वनों की कटाई अवांछनीय है, यानी कि अगर हम वनों को काटते हैं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम पेड़ काट लेंगे तो मिट्टी जो है उसका कटाव हो जाएगा और ये नुकसान होगा कब, पेड़ों को काटने पर। दूसरा हमारा रीजन क्या बता रहा है, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह सी मिट्टी कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर अपरदन हो जाएगा और मिट्टी का कटाव हो जाएगा, और मिट्टी की कटाव की ही वजह से क्या होगा कि इनकी जड़ें खुल जाएंगी, जो कि हमारे लिए नुकसान साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए और दूसरा, यानी कि जो कथन है वो भी सही है और रीजन जो दिया गया है वो भी सही है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन पहला देखो, कथन ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से दिया है अनुपात, जैसे कि कह रहा है गीत का संबंध श्रोता से, यानी कि अगर कोई गीत गा रहा है तो वहां पर श्रोता भी होने चाहिए, यानी कि सुनने वाले हैं, या ये आप कह सकते हो कि गीत गाने का मतलब है कि सुनने वाले भी सुन रहे होंगे। वहीं पर दर्शक कब होंगे, तो दर्शक होते हैं जब कोई चीज वहां पर चलचित्र चल रहा हो, कोई सीन चल रही हो, तो उपन्यास संबंधित नहीं है, बाइक से संबंधित तो बिल्कुल अलग है, और अभिनेता भी नहीं होगा, यहाँ पर चलचित्र होगा। यानी कि अगर कोई पिक्चर चल रही है तो यहाँ पर दर्शक होंगे, और कोई अगर गीत चल रहा है तो श्रोता यानी कि सुनने वाले होंगे। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का है, ये आपके लिए शायद नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसको समझते हैं बहुत ही आसान होता है। कह रहा है कि एक शब्द व्यवस्थापन मशीन में शब्दों की निम्नलिखित इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन इसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार चरणों में पुनर्व्यवस्थित करती है। यानी कि इनपुट लाइन क्या दिया है, ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज। अब इसको स्टेप फर्स्ट में लिख सकते हैं ऐसे, पहले एज लिख दो, फिर ट्रायल लिख दो, फिर ऐसे करके स्टेप फर्स्ट है। दूसरे स्टेप में एज को पहले लिख दो और जिम को लास्ट में सेकंड नंबर पे लिख दो, ऐसे करके। यानी कि ये कोड है कह सकते हो एक हिसाब से, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखो यहां से कह रहा है क्वेश्चन पे, यदि इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसी प्रकार से अगर हमें लिखना होगा, तो इनपुट लाइन टू बॉल ऑन एट द स्मॉल डू के लिए प्राप्त स्टेप थर्ड क्या होगा, यानी कि तीसरे स्टेप के हिसाब से इस लाइन को हम क्या लिखेंगे। तो पहले देखो तीसरा स्टेप है कौन सा, तो मैं इसको थोड़ा सही करता हूं। तीसरा स्टेप है हमारा ये वाला, यानी कि मैं आपको बता भी देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहां से देख लो, तीसरा स्टेप को कुछ इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। यहां से देखो ये है पूरा का पूरा तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप को लिखा कैसे गया है, हमारा ये था पूरा का पूरा जो नंबर था इसके हिसाब से लिखा गया है। तो पहले देखो यहाँ पर एज लिखा गया है तीसरे स्टेप में, एज का मतलब जो लास्ट का वर्ड था उसको सबसे पहले लिखा गया है। तो हमारे लिए लास्ट का वर्ड क्या है, डू, तो डू सबसे पहले लिखेंगे, तो पहले तो आ जाएगा हमारे पास डू। अगला देखो यहाँ पर जिम लिखा है, जिम का मतलब क्या है कि 1 2 3 तीसरे नंबर वाले को दूसरी बार लिख दिया गया, यानी दूसरी जगह पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे, तीसरे पे क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। बात समझ गए, तो यहाँ पर डू ऑन। आगे देखो यहाँ पर जिम लिखा हुआ है, जिम तो हो गया, टुडे लिखा हुआ है, टुडे भी छोड़ो, यहाँ पर इन लिखा हुआ है, इन का मतलब है कि चौथे नंबर वाला 1 2 3 4 चौथे नंबर वाला लिखना है। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है एट, तो यहाँ पे लिखेंगे एट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो डू ऑन एट देख लो, डू ऑन, हालांकि डू ऑन से भी कर सकते थे, डू ऑन केवल इसी में है, यहाँ से टिक कर दो। तो मैं आपको पूरा ही समझा देता हूँ, हो सकता है अगली बार डू ऑन सब में करके दे दे, तो हमें थोड़ा हाई लेवल लेकर भी चलना है। तो देखो यहाँ पर तीसरा, इसके बाद आगे देखो यहाँ पर आगे है ट्रायल, तो ट्रायल कहाँ लिखा है, सबसे पहले, तो अब सबसे पहले वाला लिख दो। सबसे पहले कौन सा लिखा था, ये लिखा था टू, तो यहाँ लिख दो टू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसके बाद लिखा था टुडे, टुडे मतलब सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड पे क्या था, बॉल, तो यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बॉल, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, द, और द का मतलब हो गया कि जो बचे हुए हैं, द और सी एक साथ लिख दो, जो बचे हैं, तो द स्मॉल बचा है तो आप लिख दो द स्मॉल, ठीक है, ऐसे करके। तो बस ये सीरीज बनेगी हमारी, डू ऑन एट टू बॉल, तो डू ऑन एट टू बॉल द स्मॉल, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर
हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप। अब देखो अगला पैटर्न दिया है हमारा, और इसमें से जैसे ये फिल किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ बताना है क्या आएगा। तो पहले समझते हैं इसको लाया कैसे गया होगा। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं लास्ट के दोनों डिजिट को आप गुणा करा दो, यानी कि 8 गुणे 7, नीचे में भाग दे दो ये पहली वाली डिजिट से 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 14। तो देखो 14 लिखा है। इसमें भी देखो 6 गुणे 4 कराओ, तो 6 गुणे 4 भाग दे दो पहली संख्या यानी कि 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 यानी कि 12 आ रहा है, तो देखो 12 आ रहा है। ठीक वैसे इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 गुणे 2, तो 3 गुणे में 2 और बटे में 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6, और नीचे भी 6 लिखा है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो हमें बताना है अलग इनमें से क्या होगा। तो देखो प्रस्थान यानी कि आगमन, तो लगभग इसका उल्टा लिखा गया है। ठीक है, इनमें से जो अलग है वही बताना है। तो प्रस्थान का उल्टा आगमन, अधिकतम का उल्टा होता है न्यूनतम, गर्म का होता है उल्टा ठंडा, जबकि खाना का उल्टा पीना कभी नहीं होता। तो बस यही सही हो जाएगा, चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आसान क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और बोर्ड एग्जाम में हमें छोड़ना पड़ जाता है। बोर्ड का मतलब है कि वहां पर एग्जाम हॉल में हमें छोड़ना पड़ जाता है। आगे जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से केवल किसी एक शब्द समूह में से दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत हैं, यानी कि कोई भी ऑप्शन लो उसमें से एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए सारे शब्द। तो देखो पेचकस, रबड़, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन रबड़ का कोई संबंध नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। एलसीडी टीवी मान सकते हैं, एलसीडी टीवी जो है, लेकिन झाड़ू से उसका कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया। वहीं पर पेंसिल का संबंध लैपटॉप से मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गीजर भी दिया है, तो ये भी अलग हो जाएगा। जबकि एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट सारी की सारी लाइटें हैं, तो यहाँ पर पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करना है, यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो पहले देखो ये लिखा कैसे गया होगा। तो देखो 28 और 12 दोनों को जोड़ दो, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 1 3 4 यानी कि 40। अब इनको दोनों को जोड़ दो, तो 22 और 18 भी कितना होता है 40। तो इसका मतलब हुआ कि 40 यहाँ पर भी आ रहा है और 40 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि दोनों में सेम आ रहा है। अब हम आगे वाले में देखते हैं, 36 और 34 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 40 30 70 यानी कि 70 बनेगा, और 30 40 का भी योग 70 बन रहा है। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि ये और ये जोड़ने पर जो आता है वो ऊपर वाले दोनों ऊपर नीचे वाले जोड़ने पर भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला वाला देखते हैं भाई क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 26 और 18 दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और यहाँ पर आ जाएगा 18, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 8 6 14 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 यानी कि 44 आ रहा है। अब देखो 22 में से हम क्या जोड़े कि 44 हो जाए, तो आप 44 में से 22 हटा दो तो 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 22 यहाँ लिख दें तो 22 और 22 44 हो जाएगा, जो कि 26 और 18 करने पर भी आ रहा है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, संगत यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं, और उनमें से एक असंगत है, यानी कि उनमें से वो रूल फॉलो नहीं करता है, वो एकदम अलग है। असंगत विकल्प का चयन करिए, इनमें से जो अलग है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर AZBY लिखा है, तो मैं इसको चाहो तो चलो ऐसे लिख देता हूँ, ए का उल्टा होता है Z, बी का उल्टा होता है बी का उल्टा होता है Y, वहीं के का उल्टा क्या होता है P, एल का उल्टा होता है O, यानी कि उल्टा लिखा गया है। ठीक है, एफ का उल्टा यू होता है और जी का टी होता है, जबकि यू का उल्टा वी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसका उल्टा होता है यू का एफ, तो यहाँ पर एफ आना चाहिए था जबकि यहाँ वी दिया है, तो बस यही गलत हो गया। तो ऑप्शन चौथा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन पेपर कवर कर लिया 100 तक, ये पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, कौन से शिफ्ट का होगा वो हम अगले शिफ्ट में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने सारे पार्ट शुरुआत से नहीं देखे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी को सच में बूस्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से सारे पार्ट देखो, भले ही आप डेली 5-5 या 10-10 पार्ट्स देखिए, तो इससे क्या होगा कि आप एक क्रम से तैयारी कर पाओगे और एक दूसरे पार्ट से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम सारे पार्ट को क्रम से ही करवा रहे हैं तो आपको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे एनटीपीसी के नाम से, और सारे पार्ट्स को हमने क्रम से लगा दिया है 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अगर आप पार्ट 1 उठाते हो
पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 1 जैसे ही खत्म हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, पार्ट 2 की लिंक होगी। पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 3 की लिंक होगी। ऐसे करके सारे पार्ट्स की लिंक आपको हर एक वीडियो में मैंने दे दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। या जैसे मान लो कि इस पार्ट को ही आप देख रहे हो, इसका अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है अभी रिकॉर्ड ना हुआ हो तो अगले दिन आप देख लेना, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की भी हम कोशिश करेंगे। साथ ही इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप डी के बहुत सारे पिछले पेपर भी करवाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। इसी के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, और एनटीपीसी का पार्ट 1 की भी लिंक आपको इसी के नीचे मिल जाएगी, ताकि आपको परेशान होना ना पड़े। तो दोस्तों अगले पार्ट में मिलते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। अगले पार्ट में फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर।